सो अब हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिक्स का फ्रैंक ब्रदर्स का फर्स्ट चैप्टर है विच इज डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग ध्यान रखेंगे, ये चैप्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में इन्होंने जो आपको दिया है वो दिया है डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, और हम लोग टोटल कितने डेफिनेशन कवर करेंगे, तो 4 डेफिनेशन कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, डेफिनेशन। और चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है विच इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस की बात करते हैं तो 2 ब्रांच है विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बहुत सिंपल है हमारे लिए। सो बेसिकली चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डेफिनेशंस एंड सेकंड वन इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स याद रखना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट, सालों पुराना कॉन्सेप्ट है। इवन आप लोगों ने शायद पहले एक कैरेक्टर के बारे में सुना होगा विच इज चाणक्य, कौटिल्य के बारे में। अगर आपको पता हो तो कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। दैट बुक अर्थशास्त्र वाज आल्सो अ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से किसी राज्य को चलाया जाता है। तो सेम उसी तरीके से आज के टाइम में इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि कैसे किसी कंट्री को चलाया जाता है। अच्छा, टाइम के साथ साथ अलग अलग डेफिनेशंस आए, हर इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन दिया। हम लोग इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने ओपिनियन पढ़ने वाले हैं, तो 4 ओपिनियन पढ़ेंगे। कितने ओपिनियन? 4। सबसे पहला ओपिनियन हम जो कवर करेंगे वो है एडम स्मिथ, सेकेंड वन मार्शल, थर्ड वन रॉबिन्स एंड फोर्थ वन सैमुएल्सन। कितने डेफिनेशंस है? 4। पहला किसने दिया? एडम स्मिथ, दूसरा मार्शल, तीसरा रॉबिन्स एंड फोर्थ वन सैमुएल्सन। तो ये 4 अलग अलग ओपिनियन कवर करेंगे। उनके फीचर्स हो सकता है, उनके मेरिट्स देके रखे हो, उनके क्रिटिसिज्म देके रखे हो, ये सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज वेल्थ डेफिनेशन। और जब हम लोग वेल्थ डेफिनेशन की बात करते हैं, मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बोले, 4 में से हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था? वेल्थ डेफिनेशन। और ये वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है? एडम स्मिथ। एंड बेटा याद रखना, एडम स्मिथ इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Classical economists like Adam Smith, J.S. Mill, Ricardo, Seniors and others have defined economics as a science of wealth. इनका मेजर फोकस, इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक ही वर्ड में क्लियर कर दिया, दैट इज वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। A science which inquires into the nature and causes of wealth of nations. एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक के अंदर उन्होंने वेल्थ के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसे कौन से रीजंस है, कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से वेल्थ जनरेट होती है। एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स शुरू भी कहां पे हो रहा है? वेल्थ पे, और खत्म भी कहां पे हो रहा है? वेल्थ पे। भाई मेरे हिसाब से वेल्थ के अलावा और कोई चीज का लेना देना नहीं। थोड़ा इसको डिटेल में लेके जाते हैं हम लोग। एडम स्मिथ ने सबसे पहले क्या बोला? स्टडी ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट। एडम स्मिथ बोल रहे मेरा फोकस एक ही है, मुझे ये देखना है कि किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं और किस तरीके से उस पैसे को क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स द फोकल पॉइंट इज वेल्थ। सेकेंड वन, कॉजेस ऑफ वेल्थ। Economics seeks to examine the causes which led to increase in wealth. ऐसे causes के ऊपर फोकस करना है जिसकी वजह से वेल्थ क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे कि इन्होंने बोला है प्रोडक्शन की मदद से, या फिर वेल्थ को कैसे एक्यूमुलेट किया जाता है। एक बार आपके पास वेल्थ आने लग गई ना तो शायद उसी से और ज्यादा वेल्थ जनरेट हो सकती है। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक मेन। द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स considers an economic man who is aware of his self interest. एडम स्मिथ ने वेल्थ की जब बात की ना तो उन्होंने बात की है अबाउट
एन इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का मतलब ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, मुझे सोसाइटी से एज सच कोई लेना देना नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सेल्फ इंटरेस्ट। द इकोनॉमिक मैन ट्राइज टू अचीव हिज सेल्फ इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग हिज मटेरियल गेन। भाई मुझे मटेरियल गेन होना चाहिए, मेरी वेल्थ बढ़नी चाहिए। सोसाइटी में आप लोगों की वेल्थ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला द फोकल पॉइंट इज वेल्थ। कॉजेस ऑफ वेल्थ मतलब कौन से रीजन है जिसकी वजह से वेल्थ बढ़ रही है। एंड उसके साथ में हम किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक मैन, जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं। अब सबसे पहले इसको थोड़ा और आगे डिटेल में लेके जाते हैं। इसके कुछ क्रिटिसिज्म देख के रखते हैं। भाई कुछ लोगों ने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया है कि आपका डेफिनेशन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिफेक्ट्स है। क्या क्या क्रिटिसिज्म है, जिसमें सबसे पहले बोला है टू मच एम्फेसाइज ऑन मटीरियलिज्म। मतलब एडम स्मिथ का जो फोकस था ना वो मटीरियलिज्म पे बहुत ज्यादा था, सिर्फ वेल्थ वेल्थ और वेल्थ। लेकिन क्या आप लोग खुद सोच के देखो, क्या वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है? वेल्थ के अलावा दूसरी चीज है जिसको इग्नोर कर दिया गया। ही इग्नोर द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज हैप्पीनेस, लव एंड अफेक्शन। सबसे मेन चीजों को ही इग्नोर कर दिया उसने। लव एंड अफेक्शन या हैप्पीनेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना ह्यूमन लाइफ में। दैट इज दे एम्फसाइज दैट हैप्पी लिविंग एंड नॉट गेटिंग रिच शुड बी द एंड ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। जिन लोगों ने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया ना, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई सिर्फ अमीर होना सब कुछ नहीं होता, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि भाई ये जो ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहे हो ये क्यों लगा रहे हो, ताकि हम लोग खुश रह सके। इंसान की लाइफ में लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस होना चाहिए, वेल्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन था, सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया। दूसरा प्रॉब्लम विच इज नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ की सबसे बड़ी गलती, जब उन्होंने वेल्थ बोला तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल चीजों को, मतलब उन्होंने सिर्फ मटेरियल चीजों को ही कंसीडर किया। मतलब अगर सर्विस के थ्रू वेल्थ जनरेट हो रही है ना तो उसको उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। लाइक सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, लॉयर, टीचर। अगर मैं टीचर हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं भी पैसा कमा रहा हूं, वेल्थ मेरे पास भी हो सकती है, तो वो भी डेफिनेटली कंसीडर होना चाहिए। बट एडम स्मिथ ने क्या बोला, नहीं मैं क्या काउंट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मटीरियल गुड्स। भाई ध्यान रखना, गुड्स नहीं, इवन सर्विसेज की मदद से भी वेल्थ क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है, जिसको एडम स्मिथ ने कंसीडर नहीं किया था। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे। थर्ड वन, सेकेंडरी प्लेस टू मेन। अच्छा, एडम स्मिथ ने क्या बोला, भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वेल्थ। एडम स्मिथ ने प्राइमरी इंपॉर्टेंस ही वेल्थ को दे दिया और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस किसको दिया, मेन को। मतलब एडम स्मिथ बोल रहा है पैसा पहले आना चाहिए, वेल्थ पहले आना चाहिए और इंसान बाद में आना चाहिए, जो देखा जाए तो एक तरीके से गलत है। सो उन्होंने अनड्यू एक तरीके से एडवांटेज लिया वेल्थ के ऊपर और उन्होंने सेकेंडरी प्लेस किसको दे दिया था, मेन को। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसीलिए इस क्रिटिसिज्म को ठीक करने के लिए मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया, मार्शल ने क्या बोला था कि भाई मैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको देता हूं, मेन को देता हूं, और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस किसको देता हूं, वेल्थ को। तो इस चीज को करेक्ट किसने किया, मार्शल ने करेक्ट किया कि भाई पहले मेन आना चाहिए, बाद में शायद मटीरियल चीजें आ सकती है। एंड लास्ट वन, इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी पता है आप लोगों को, शॉर्टेज, कि भाई हमारे वहां पे जितने भी रिसोर्स है ना वो सारे रिसोर्स स्केर्स है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में। और एडम स्मिथ ने इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर ही नहीं किया। आप सोच के देखो, रॉबिन्स ने तो अपना पूरा ओपिनियन ही स्केर्सिटी पे दिया था और एडम स्मिथ ने स्केर्सिटी पे फोकस ही नहीं किया। जबकि हम सबको पता है कि स्केर्सिटी हर जगह पे है, वेदर इट इज ए डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, वेदर इट इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में स्केर्सिटी एग्जिस्ट करती है और एडम स्मिथ ने उस स्केर्सिटी को ही कंसीडर नहीं किया। तो ये अगेन एक और डिसएडवांटेज था। तो हम लोग याद रखेंगे ये बेसिक जो क्रिटिसिज्म है, किसको क्रिटिसाइज किया गया है, एडम स्मिथ को, कि भाई आपका वेल्थ डेफिनेशन जो अप टू द मार्क होना चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहले चार में से कितने डेफिनेशन हुए हमारे, फर्स्ट वन विच इज एडम स्मिथ, बहुत छोटा था,
बेसिक 2-3 फीचर्स देखे हम लोगों ने और 3-4 क्रिटिसिज्म देखे, बस बहुत सिंपल है। अब दूसरा पार्ट हम जो कवर कर रहे हैं, हमारा सेकंड डेफिनेशन हम जो कवर कर रहे हैं, विच इज वेलफेयर डेफिनेशन, एंड दिस वेलफेयर डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। जब हम लोग एल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे एडम स्मिथ ने बुक लिखी, वैसे मार्शल ने बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने डेफिनेशन दिया उसके अंदर, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बेटा सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, जो इवन आप देखो फीचर्स के अंदर भी देके रखा हुआ है। ये क्या है एक बार देखते हैं। एन इंडिविजुअल हैज सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नेमली इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। बट मार्शल ने क्या बोला कि भाई मैं जो फोकस कर रहा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ही फोकस कर रहा हूं, मुझे सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं। मेरा फोकस किस चीज पे, दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज कंसर्न विद इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज। कि कोई भी इंसान अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में किस तरीके से पैसे कमाता है और किस तरीके से उस पैसे को क्या करता है, खर्च करता है। सो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being। याद रखना, वेलबींग की बात हो रही है, वेलफेयर की बात हो रही है, बट ये कौन सा वेलफेयर है पता आपको? मटीरियल वेलफेयर। मतलब ऐसा वेलफेयर जहां पे पैसा खर्च होने वाला है, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलने वाली है। लेकिन मार्शल बोल रहा है हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो पैसे कमाता है, खर्च करता है, और वो पैसा खर्च करने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम नॉन मटीरियल वेलफेयर की बात ही नहीं कर रहे, जो पैसों से रिलेटेड नहीं, वो कंसीडर ही नहीं हो रहा। मतलब आप समझो, इन्होंने फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया है वेलफेयर को और सेकंड इंपॉर्टेंस दिया है वेल्थ को, बट वेल्थ को कंसीडर किया है, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया। और इसीलिए इन्होंने यहां पे दिया है स्टडी ऑफ मैनकाइंड में मार्शल प्लेस्ड प्राइमरी एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मतलब पहला फोकस किसके ऊपर है भाई? वेलफेयर। No doubt he emphasized both mankind and wealth in his definition. He agreed with the classical economist that economics is concerned with wealth. मार्शल बोल रहे हैं भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के साथ एग्री करता हूं कि वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, बट प्राइमरी प्लेस किसको देंगे? मैनकाइंड को। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। वेल्थ प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर एग्जिस्टेंस, कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। He believed that wealth is not an end by itself, but only a means to human welfare. Wealth important है, उससे आपको कंफर्ट मिल रहा है, लग्जरी मिल रही है, नेसेसिटी सब मिल रहा है उससे। लेकिन आप लोग जो इतने ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहे हो ना, उसका इंटेंशन हमेशा वेलफेयर होता है, उसका इंटेंशन कभी भी वेल्थ होता नहीं है। तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस मेन को दिया गया है। कौन से मेन की बात कर रहे हैं? ऑर्डिनरी मेन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की बात की हम लोगों ने। साथ साथ में यहां पे भी अगेन स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर की बात करते हैं। अगेन मार्शल ने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है छोटी सी। इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विथ टोटल ह्यूमन वेलफेयर बट इज कंसर्न विथ मटेरियल वेलफेयर। आप में से कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, आज क्लाइमेट अच्छा है, एटमोस्फियर अच्छा है, वो भी तो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो भी तो वेलफेयर है। पर वो नॉन मटेरियल वेलफेयर है, वो पैसों से रिलेटेड ही नहीं है। और मार्शल बोल रहे हैं कि वैसा वेलफेयर हम कंसीडर ही नहीं करते। हम तो कौन सा वेलफेयर कंसीडर करते हैं? मटेरियल वेलफेयर। इंसान ने पैसा कमाया, खर्च किया और उससे सेटिस्फेक्शन मिला है। तो उन्होंने टोटल ह्यूमन वेलफेयर कंसीडर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कौन सा वेलफेयर कंसीडर किया है? मटेरियल, जो पैसे खर्च करके मिला है। यानी इसमें से नॉन मटेरियल वेलफेयर को उन्होंने क्या कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है। And emphasize on requisites of well-being. There is also an emphasis on material requisites of well-being. Obviously, the material things like food, clothing, and shelter are very important. Material needs are very basic needs which must be fulfilled. अच्छा देखा जाए ना तो अगेन ये क्रिटिसिज्म भी आएगा
क्योंकि मार्शल ने भी वही गलती की जो एडम स्मिथ ने की। उन्होंने भी सिर्फ मटेरियल चीजों को कंसिडर किया, नॉन मटेरियल चीजों को कंसिडर ही नहीं किया। अगेन सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इन सब सर्विसेज को काउंट ही नहीं किया। क्या हम पैसा नहीं कमा रहे? क्या हमको पैसा खर्च करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा? मिल रहा है, तो वो काउंट होना चाहिए था, बट मार्शल ने भी वो काउंट नहीं किया। एडम स्मिथ और मार्शल दोनों ने ही सिर्फ किस पे फोकस किया? मटेरियल चीजों पे, मतलब टेंजिबल चीजों पे। एंड लास्ट वन, एक्सक्लूशन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। एस्पेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, पर इन चार में से हमने तो खाली एक ही एस्पेक्ट काउंट किया था। कौन सा? इकोनॉमिक एस्पेक्ट। रिमेनिंग जितनी भी चीजें थी, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, क्या पैसों से लेना देना है? नहीं। ये सब क्या था? नॉन इकोनॉमिक। भाई नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को मार्शल ने कंसीडर ही नहीं किया है। तो याद रखना, ये डेफिनेटली फीचर है, बट डेफिनेटली ये डिसएडवांटेज भी बनेगा हमारे लिए, क्रिटिसिज्म भी बनेगा। चलो अब कुछ क्रिटिसिज्म्स कवर करते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले, इकोनॉमिक्स रिगार्डेड एज अ सोशल साइंस ओनली। मार्शल को क्रिटिसाइज किया। मार्शल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ट्रीटिंग इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रादर देन अ ह्यूमन साइंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मार्शल ने बोला इकोनॉमिक्स मतलब सोशल साइंस, दैट मींस वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। बट कौन से ह्यूमन बीइंग्स? द ह्यूमन बीइंग्स हु आर लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। हम जैसे लोगों की बात हो रही है। पर इमेजिन करो, जो लोग, से फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है, कोई संत महात्मा, कोई साधु, या ऐसा कोई इंसान है जो शायद दुनियादारी छोड़ चुका है, जो शायद हिमालय में रहता है या कुछ भी है। मार्शल ने ऐसे लोगों को कंसीडर ही नहीं किया है। अगर आप आइसोलेशन में रहते हो, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में रहते हो, कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो, तो आपको कंसीडर ही नहीं करते। बट डेफिनेटली वो भी इंसान तो है, तो डेफिनेटली वो भी काउंट होना चाहिए था। बट इन्होंने तो सिर्फ किसको काउंट कर लिया? सोशल साइंस को। ह्यूमन साइंस को काउंट ही नहीं किया। बोल रहे हैं हम सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी वाले लोगों को कंसीडर करते हैं, आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको कंसीडर करते नहीं। तो ये पहला डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज जो क्रिटिसिज्म दिया है, वो क्रिटिसिज्म दिया है रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने ऐसा बोला है कि आप बोलते हो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बट रॉबिन्स बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक सब इलॉजिकल है, इल्यूजन है सब कुछ। रॉबिन्स के हिसाब से दुनिया में हर एस्पेक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड ही है, हर चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड ही है। तो ये इनका पर्सनल ओपिनियन था कि भाई मैं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में नहीं मानता, मेरे हिसाब से हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, मतलब पैसों से रिलेटेड है। थर्ड वन, अगेन मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट, जो मैंने आपको बोला था डिसएडवांटेज बनेगा। मार्शल ने किस चीज को काउंट किया? तो मार्शल ने सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों को काउंट किया था जो मटेरियल थी, टेंजिबल, मतलब गुड्स। मार्शल ने भी नॉन मटेरियल चीजों को, मतलब सर्विसेज को कंसीडर किया नहीं था, मतलब डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, इनको किसी को भी काउंट नहीं किया। तो ये भी क्रिटिसिज्म है डेफिनेटली। नेक्स्ट, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, विच इज रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। Robbins has also criticized the welfare definition as they restrict the scope of study of economics. Economics studies several activities which hardly promote economic welfare. Many goods like liquor, cigarette, and guns do not promote any economic welfare. अगर रॉबिन्स की बात करते हैं, रॉबिन्स ने बोला कि भाई आप क्या बोल रहे हो, वेलफेयर की बात कर रहे हो, लेकिन कंट्री में ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जाती है, लेकिन उससे वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा है। अगर आपकी कंट्री लिकर प्रोड्यूस कर रही है, सिगरेट मैन्युफैक्चर कर रही है, गन्स बना रहे, गन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, ये सब चीजें बना रहे, इकोनॉमी का पार्ट भी है, लेकिन क्या इससे वेलफेयर प्रमोट होता है? क्या किसी भी कंट्री में सिगरेट, लिकर या गन्स बनाने से हो सकता है वेलफेयर? कभी नहीं। बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, बना रहे, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें भी कंसीडर होनी चाहिए थी, जो देखा जाए तो मार्शल ने कंसीडर नहीं की। नेक्स्ट, वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। द वेलफेयर डेफिनेशन आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म ऑन द ग्राउंड्स दैट मटेरियल वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड। उसको मेजर कर ही नहीं सकते मटेरियल वेलफेयर को। आप एक चीज समझो,
पहली चीज सिर्फ मटेरियल वेलफेयर नहीं होता यार, नॉन मटेरियल वेलफेयर भी होता है। मैंने बोला ना अच्छा क्लाइमेट है या दोस्तों के साथ है या ऐसा कुछ भी, तो इन्होंने क्लियर कर दिया इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर्ड। एक्चुअल में वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकते, सेटिस्फेक्शन को मेजर करना नॉट पॉसिबल। और उसमें भी सेटिस्फेक्शन कैन डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हो सकता है 500 रुपए खर्च करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन उसी 500 से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। टाइम के साथ भी वो सेटिस्फेक्शन चेंज हो सकता है, प्लेस के साथ भी चेंज हो सकता है। तो याद रखना ये बेसिक क्रिटिसिज्म है। किसको क्रिटिसाइज किया था? मार्शल को। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल, हमारे स्टार्टिंग में हमने बोला था कितने डेफिनेशंस थे? 4 डेफिनेशंस थे, और 4 में से हमने 2 पार्ट कवर कर लिए, वेल्थ एंड वेलफेयर। ये 2 डेफिनेशंस पहले अच्छे से देख लो, इसके फीचर्स, इसके क्रिटिसिज्म अच्छे से देख लो। पहले ये 2 अच्छे से आ जाने चाहिए। एडम स्मिथ ने भी बुक लिखी थी और मार्शल ने भी बुक लिखी थी। एडम स्मिथ ने बात की थी अबाउट इकोनॉमिक मैन, तो इन्होंने बात की थी अबाउट ऑर्डिनरी मैन। और इन दोनों ने कॉमन गलती की कि इन्होंने सिर्फ मटेरियल चीजों को काउंट किया, नॉन मटेरियल चीजों को काउंट नहीं किया था। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब तीसरा जो इन्होंने आपको दिया है विच इज स्केर्सिटी डेफिनेशन। चलो अब स्केर्सिटी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो काफी सिंपल है। एंड दिस स्केर्सिटी डेफिनेशन वाज गिवन बाय रॉबिन्स, जिन्होंने बोला है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies the human behavior as a relationship between ends मतलब आप लोगों की जो human wants है, and the scarce means मतलब limited resources। रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, और ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जहां पे हम लोग रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। कौन सी रिलेशनशिप? तो आपकी वांट्स और आपके पास जो रिसोर्सेज है वो। हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम हो लेकिन आपकी ह्यूमन वांट्स ज्यादा हो। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड देयर रिसोर्सेज, जिसमें इन्होंने बोला है दिस रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बेटा आप लोगों के पास जितने भी रिसोर्स है ना, हर एक रिसोर्स का कैसा यूज होगा? अल्टरनेटिव। और जब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे ना, तो याद रखना ये हमारा फर्स्ट फीचर है, ये सेकंड फीचर है और ये हमारा थर्ड फीचर है। तो 3 पॉइंट तो यहां पे ही कवर हो जाएंगे। सबसे पहले अनलिमिटेड वांट्स। हम सबको मालूम है, हम सब लोगों की ह्यूमन वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। दैट इज नेवर एंडिंग इन नेचर, कभी खत्म ही नहीं होती। और अगर एक वांट फुलफिल हो भी गई ना, तो दूसरी नई वांट ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है? क्रॉप अप हो जाती है। हमारी वांट्स डे बाय डे मल्टीप्लाई होते जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ रही है, बढ़ने के साथ हमारी ह्यूमन वांट्स रिकरिंग इन नेचर है। आज अगर मैंने पिज्जा कंज्यूम कर लिया तो क्या ऐसा है कि लाइफ टाइम नहीं खाऊंगा? हो सकता है महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद वापस कंज्यूम करूंगा। आज अगर फोन परचेस किया तो लाइफ टाइम नहीं करूंगा, 2 या 3 साल बाद फिर से परचेस करूंगा। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ऑल्सो दे आर रिकरिंग इन नेचर। टाइम के साथ साथ आप सबकी ह्यूमन वांट्स बढ़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ह्यूमन वांट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई ह्यूमन वांट आपके लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने दिया है विच इज स्केर्स मीन्स। स्केर्स मतलब लिमिटेड और मीन्स का मतलब रिसोर्सेस। दैट मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेस। हम सब लोगों के पास रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्स कम, प्रॉब्लम ये है कि इन रिसोर्सेस के सामने हमारी वांट्स ज्यादा है। और इसीलिए बेटा एमसीक्यू में अगर कभी भी आए ना, तो ध्यान रखना, जब आपको पूछा जाता है अबाउट स्केर्सिटी, तो हमारे वहां स्केर्सिटी है नो डाउट, हर कंट्री में होती है, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट स्केर्सिटी, इट इज रिलेटिव स्केर्सिटी। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्स कम है, प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स के सामने हमारी वांट्स ज्यादा है। तो स्केर्सिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, कौन सी होती है? रिलेटिव स्केर्सिटी। दैट मींस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा। एंड ऑल्सो आवर थर्ड पॉइंट विच इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। भाई जितने भी रिसोर्स है, हर एक रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी है। आप में से कोई ऐसा बोल रहा है कि सर मेरे पास लैंड है, तो अगर आपके पास लैंड है तो आप उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इट कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्री, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्लेग्राउंड और एनीथिंग, और रेसिडेंशियल पर्पस, आपके ऊपर है।
आप बोल रहे हो कि लेबर है, तो लेबर के ऊपर है कि भाई उसको किस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करना है, कहां पे ह्यूमन एफर्ट्स लगाने। मैं तो बोलता हूं बेसिक प्रोडक्ट ले लेते हैं, मिल्क। मिल्क कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टी, कॉफी, आइसक्रीम, स्वीट्स, एनीथिंग। सो रिमेंबर वन थिंग दैट ऑल द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। भाई हर एक का यूज कैसा है, अल्टरनेटिव। एंड नेक्स्ट वन विच इज चॉइस। भाई डेफिनेटली आपको चीजों को चूज करना होगा कि अगर रिसोर्स कम है और ह्यूमन वांट ज्यादा है, तो अब आप लोग डिसाइड करो कि आप कौन सी वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और कोई भी रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, कौन सी वांट सेटिस्फाई करेगा? तो ऑब्वियस बात है, जो ज्यादा अर्जेंट वांट होगी ना, उसी अर्जेंट वांट को हम लोग क्या करेंगे, पहले फुलफिल करेंगे। और जो कम अर्जेंट वांट है, शायद हम उसको बाद में क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल है, इमेजिन करो अगर रिसोर्सेज ज्यादा होते, अनलिमिटेड होते, प्लेंटी होते, तो क्या दिक्कत आती? नहीं। रिसोर्सेज कम है, उस वजह से ही हमको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। एंड लास्ट वन, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. It provides a systematic knowledge with regard to human efforts in solving the economic problems. रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस बोला है, ऐसा साइंस जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में शायद क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। आपकी कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्केर्सिटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, कोई भी, उन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं कौन सॉल्व कर सकता है, इकोनॉमिक्स। So economics is considered as a science, ऐसा साइंस जो डेफिनेटली हेल्प करेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अराइज करने में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करने में? कि सर रिसोर्सेज कम है, इन कम रिसोर्सेज के साथ भी हम लोग हमारे ह्यूमन वांट्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स है किसके, स्केर्सिटी डेफिनेशन के, फीचर्स के। सो याद रखना, ये अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रॉबिन्स की बात कर रहे हैं। और जब हम रॉबिन्स के डेफिनेशन की बात करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी देके रखे हैं, एडवांटेजेस कवर करते हैं एक बार। सबसे पहला, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है यार, रॉबिन्स ने जो बोला है वो एक्चुअली लॉजिकल है। हर कंट्री कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो फेस कर ही रही है, स्केर्सिटी का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला ना, आप डेवलप्ड कंट्री में हो, डेवलपिंग में हो या अंडर डेवलप्ड में हो, कैपिटलिस्ट में हो, सोशलिस्ट में हो या मिक्स्ड में हो, ऐसी कोई कंट्री नहीं जहां स्केर्सिटी ना हो। सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। एंड सेकेंड वन, यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल, स्केर्सिटी सबके लिए, इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, या इंटरनेशनली देखने जाए पूरे वर्ल्ड के लिए। आप पुअर हो तो आपके लिए भी स्केर्सिटी, और अगर आप रिच हो तो भी। कोई बोले कि सर रिचर सेक्शन के लिए कैसे हो सकता है? भाई बहुत सिंपल, एक सेंटेंस याद रखना, एक इकोनॉमिस्ट ने बोला था, even the richest man on earth cannot purchase all the commodities. अगर आप लोग पूरे प्लैनेट अर्थ पे भी सबसे ज्यादा रिचेस्ट हो ना, तो भी आप सब कुछ तो परचेज नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेफिनेटली शायद रह ही जाएगी। सो स्केर्सिटी सबके लिए यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन साइंस। भाई मार्शल ने क्या गलती की थी, सोशल साइंस को कंसीडर किया था, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। यहां पे हम लोग ह्यूमन साइंस देख रहे हैं। बेटा सोशल साइंस में मार्शल ने क्या बोला था, मैं ऐसे लोगों को कंसीडर कर रहा हूं जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में, जबकि यहां पे बोला गया है, ह्यूमन साइंस में बोला गया है कि भाई दोनों काउंट होने चाहिए। आप ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में रहते हो तो भी कंसीडर करेंगे, स्केर्सिटी आपके लिए भी है। आप अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में रहते हो, आइसोलेशन में रहते हो, तो आपके लिए भी स्केर्सिटी है, आपको भी कंसीडर किया जाएगा। सो थोड़ा बेटर है ये व्यू देखा जाए तो। नेक्स्ट वन, वाइडर व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, इन्होंने बोला है दे रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल सर्विसेज। अगेन एडम स्मिथ और मार्शल ने क्या बोला था, भाई हम खाली क्या काउंट करते हैं, टेंजिबल। इन्होंने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। इन्होंने बोला हम टेंजिबल नहीं, टेंजिबल के साथ इनटेंजिबल एस्पेक्ट को भी कंसीडर करते हैं। गुड्स के साथ हम किसको कंसीडर करते हैं, सर्विसेज को भी कंसीडर करते हैं, तो दोनों ही चीजों को काउंट किया गया। एंड लास्ट वन विच इज पॉजिटिव साइंस। अच्छा ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं।
ये पॉजिटिव साइंस और ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, आपको मालूम है इकोनॉमिक्स दो तरीके से बोला जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहां पे एडवांटेज में अपने को क्या दिया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो डिसएडवांटेज है ना उसके अंदर किसकी बात की है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। बोल रहे हैं रॉबिन्स ने गलती कर दी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है वी आर डीलिंग विथ फैक्ट्स, फिगर्स एंड दैट कैन बी वेरीफाइड, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। पहले क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होगा। आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता चल गई, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो और उस प्रॉब्लम के बेस पे आप लोग क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। सो यहां पे इन्होंने बोला है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच वन कैन एनालाइज द प्रॉब्लम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बोल रहे हैं आप लोग प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। The definition imparts economics the nature of positive economics because it regards economics to be neutral between the ends. It does not tell the individual as to what end should be achieved and what should be sacrificed. बोले हम खाली एनालाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, लेकिन डिसीजन तो आपको ही लेना है कि आप किस चीज को अचीव करना चाहते हो, किस चीज को सैक्रिफाइस कर सकते हो। अगर आपकी दो वांट है तो कौन सी वांट को फुलफिल करना चाहते हो और कौन सी वांट को फुलफिल नहीं करना चाहते हो, ये तो आपको ही सोचना है। इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको बताने वाला नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल दिया। कुछ इकोनॉमिस्ट ने रॉबिन्स को क्रिटिसाइज किया है कि भाई आप जो बोल रहे हो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को यह बताना पड़ेगा कि इकोनॉमी में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। दैट मीन्स व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। कुछ केसेस में तो बताओगे ना, डेफिनेटली बताना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता था, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए। कुछ केसेस में आपको ओपिनियंस देने पड़ेंगे, सजेशन देने पड़ेंगे, तब जाके शायद इंडिविजुअल या सोसाइटी एक अच्छा डिसीजन ले पाएगी। तो डिसएडवांटेज है कि हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कंसीडर ही नहीं किया था। सेकंड वन, रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बेटा कितनी ब्रांच होती है, एक होती है माइक्रो और एक हम जो पढ़ते हैं वो है मैक्रो। चलो इसको एंड कर देते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो दो होती है। यहां पे रॉबिन्स ने क्या किया बता, इकोनॉमिक्स को बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखा है। उनका जो फोकस था ना वो किसके ऊपर था, तो फैक्टर प्राइसिंग। अच्छा, उसके साथ साथ उनका फोकस था कॉस्ट, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, ये सब। बट ये जो फैक्टर प्राइसिंग है या जो कॉस्ट है, ये सब कुछ किसका पार्ट है पता है आपको, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे कि नेशनल इनकम आपके कंट्री की, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन, उसको तो काउंट ही नहीं किया है। तो अगेन ये भी प्रॉब्लम है कि आपने सिर्फ एक पार्ट कंसीडर किया माइक्रो वाला, बट मैक्रो तो कंसीडर ही नहीं किया। तो ये भी डिसएडवांटेज है। इंपॉर्टेंट दोनों होना चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट वन, स्टैटिक डेफिनेशन। अच्छा, स्टैटिक डेफिनेशन मतलब डायनामिज्म तो है ही नहीं। मतलब रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। चलो ठीक है, मानते हैं कि प्रेजेंट में रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, बट ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके वो रिसोर्सेज भी बढ़ जाए। जैसे आप लोगों की ह्यूमन वॉन्ट्स बढ़ रही है, माइट बी पॉसिबल कि कंट्री उस चीज पे फोकस करे और रिसोर्सेज भी बढ़ने लगे। मतलब रॉबिन्स ने प्रेजेंट को कंसीडर किया बट फ्यूचर को कंसीडर नहीं किया है। उन्होंने ये तो देखा ही नहीं कि आगे जाके रिसोर्सेज बढ़ गए तो क्या हो सकता है, हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाए। तो स्टैटिक डेफिनेशन का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। हमने थोड़ी देर पहले देखा था मेरिट्स में कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस कंसीडर किया, पर बोल रहे हैं भाई इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है।
मतलब यहां पे उन्होंने बोला है scarcity definition of economics has reduced economics into a pure science. रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? प्योर साइंस, a science that is concerned with formulation of economic law only. सिर्फ इकोनॉमिक लॉ को कंसीडर किया. But economists these days believe that economics is also concerned with solution of economic problem. इकोनॉमिक्स को आर्ट भी बोला गया है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा है. इकोनॉमिक्स आपको प्रॉब्लम के साथ साथ क्या बता रहा है? सॉल्यूशंस बता रहा है. तो हम लोग डेफिनेटली याद रखेंगे कि प्रॉब्लम के साथ किसके ऊपर फोकस है? सॉल्यूशन पे. यानी इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस के साथ क्या है? वो आर्ट भी है, जो रॉबिन्स ने कंसीडर ही नहीं किया. एंड लास्ट वन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मे नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्केर्सिटी. रॉबिन्स का पूरा डेफिनेशन जो है ना, वो स्केर्सिटी बेस्ड है. मतलब कि भाई चीजें क्या है? लिमिटेड. लेकिन बोला गया है कि हर बार प्रॉब्लम स्केर्सिटी की वजह से आए ना कंट्री में, ऐसा जरूरी नहीं. कभी कभी कंट्री में अबंडेंस की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है. अबंडेंस का मतलब होता है ज्यादा. कोई चीज बहुत ज्यादा है ना, तो भी कंट्री प्रॉब्लम फेस कर सकती है. आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो डेफिनेटली पॉसिबल है. अगर आप लोगों को पता हो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 जो यूएस में हुआ, 1930 में यूएस में ओवर प्रोडक्शन हो गया. इतना ज्यादा प्रोड्यूस किया कि नेक्स्ट ईयर मुझे प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है. इतना मेरे पास सप्लाई है लेकिन डिमांड ही नहीं है मार्केट में. इमेजिन करो अगर मेरे पास स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो क्या नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन करूंगा? नहीं करूंगा. अगर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो क्या लोगों को जॉब पे रखूंगा? नहीं रखूंगा. अगर लोगों को जॉब पे नहीं रखूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो क्या इनकम बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी. और इनकम नहीं बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं बढ़ेगा. ये प्रॉब्लम आया, पर क्या स्केर्सिटी की वजह से आया? नहीं, अबंडेंस की वजह से. चीजों को एक्सेसिवली प्रोड्यूस किया था इसीलिए. तो बोल रहे हैं ध्यान रखना, किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम सिर्फ स्केर्सिटी की वजह से नहीं होता, अबंडेंस की वजह से भी होता है. एग्जांपल दिया है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 का. चलो अब हमारे कितने पार्ट हो गए? 3. फर्स्ट वन, वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ. सेकेंड वन, welfare definition given by Marshall, and third one, scarcity definition given by Robbins. Last one, finally last definition, which is growth oriented definition given by Samuelson. जब सैमुअलसन की बात करते हैं, इन्होंने यहां पे बोला है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ the scarce productive resources. सैमुअलसन के हिसाब से इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे कि कोई भी इंसान या पूरी की पूरी सोसाइटी किस तरीके से रिसोर्सेज को चूज करती है, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी. पैसा है, पैसा नहीं है, सब बात की बात है. लेकिन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करने वाले हैं और कौन से रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूज है, जो हमने पहले भी पढ़ा था. एंड to produce various commodities over time and distribute them for consumption. commodities को produce करेंगे, distribute करेंगे, now or in future. देखो रॉबिन्स का प्रॉब्लम क्या था कि उन्होंने स्टैटिक डेफिनेशन खाली प्रेजेंट को कंसीडर किया था, फ्यूचर को कंसीडर ही नहीं किया. तो बोल रहे हैं सैमुअलसन ने फ्यूचर को भी कंसीडर किया. प्रेजेंट के साथ क्या काउंट कर रहे हैं? फ्यूचर. दोनों चीज काउंट हो रही है. तो देखते हैं एक एक करके, थोड़ा इस डेफिनेशन को इलैबोरेट करते हैं. सबसे पहला, एम्फेसाइज ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बेटा रॉबिन्स वाला पार्ट पूरा रिपीट हो रहा है. सैमुअलसन आल्सो एम्फेसाइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे इन्होंने भी फोकस किया. सैमुअलसन ने भी बोला है कि भाई मुझे पता है वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड यानी स्केर्स. सेकेंड वन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. अपने अगर रॉबिन्स की बात करें, रॉबिन्स ने क्या कंसीडर किया था? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कि अभी स्केर्सिटी, पर फ्यूचर को तो देखा ही नहीं. इन्होंने फ्यूचर को भी कंसीडर किया है कि भाई फ्यूचर भी है. इन्होंने बोला है कि भाई वांट्स स्टैटिक नहीं है, दे आर डायनेमिक. तो फिर याद रखना उसके साथ जो रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज भी बढ़ सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
वॉन्ट्स बढ़ रही है तो चांसेस है कि आपकी कंट्री में रिसोर्सेज भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। उसके साथ नेक्स्ट डायनेमिक अप्रोच, जिसमें इन्होंने दिया है प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन हैज एडॉप्टेड अ डायनेमिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स टेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंटीग्रल पार्ट। अच्छा, रॉबिन्स का प्रॉब्लम क्या था? उन्होंने माइक्रो पे फोकस किया, मैक्रो पे नहीं किया था, मतलब जीडीपी और वो सब पे ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंसीडर किया है, डायनेमिक अप्रोच है भाई। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। मतलब आप देखो, रॉबिन्स ने जो जो गलती की थी ना, उन सारी गलतियों को किसने सुधार दिया? सैमुएल्सन ने। वो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं हर चीज का। नेक्स्ट वन विच इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। भाई ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए, वो हर जगह पे हो सकते हैं। और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो हर जगह पे है, चाहे आपकी बार्टर इकोनॉमी हो या मनी यूजिंग इकोनॉमी हो। बार्टर एक्सचेंज चल रहा है, मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। स्केर्सिटी है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूज भी है, वो सब कुछ है। तो हम ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ इन्होंने बोला है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए बोला है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को भी कंसीडर किया है, उन्होंने मार्शल के वेलफेयर को भी कंसीडर किया, रॉबिन्स की स्केर्सिटी को भी कंसीडर किया। अच्छी बात है, सेकंड और थर्ड दोनों डेफिनेशन आ गए, दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया इन्होंने। एंड लास्ट वन, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। Samuelson's definition has broadened the subject matter of economics as to include consumption, production, exchange, distribution and economic growth. अच्छा, आपको मालूम है ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू वेल्थ। किस चीज से रिलेटेड है? वेल्थ से, मतलब पैसों से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और अगर पैसों से रिलेटेड है वेल्थ से, मतलब एडम स्मिथ को भी काउंट कर लिया। सैमुएल्सन ने एडम स्मिथ को कंसीडर किया है, मार्शल को कंसीडर किया है, रॉबिन्स को कंसीडर किया। और इसीलिए आपको पता है, अगर कभी भी आपको पूछा जाए which definition is better, तो डेफिनेटली सैमुएल्सन, बिकॉज सैमुएल्सन हैज कंसीडर्ड एडम स्मिथ एज वेल एज मार्शल एज वेल एज रॉबिन्स। तीनों के क्रिटिसिज्म को रिमूव करने की कोशिश की है और थोड़ा बेटर सॉल्यूशन दिया कि भाई फ्यूचर में शायद रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जो मैंने आपको बोला था डेफिनेशंस। कितने डेफिनेशन पढ़े मैंने? 4। पहला एडम स्मिथ, क्या बोला उन्होंने? वेल्थ। दूसरा मार्शल, क्या बोला उन्होंने? वेलफेयर। तीसरा रॉबिन्स, किसके बारे में बात की उन्होंने? स्केर्सिटी। एंड फोर्थ सैमुएल्सन, किसके बारे में बात की उन्होंने? ग्रोथ। हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने ये 4 ओपिनियन पढ़े, ये 4 डेफिनेशन पढ़े, ये आप लोगों को अच्छे से पहले देख लेना है। इसके फीचर्स, मेरिट्स, क्रिटिसिज्म सब कुछ क्लियर होना चाहिए। पहले यहां तक देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच है? 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिसमें हमको सबसे पहले बेसिक पार्ट कवर करते हैं। ये दोनों ही चीजें, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो, वो ग्रीक वर्ड से आई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रो नाम से ही पता चलता है, विच मीन्स स्मॉल, विच मीन्स टाइनी। तो जब मैं आपको बोलता हूं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ इंडिविजुअल यूनिट्स। सिंगल यूनिट से अगर डील कर रहे हैं ना, तो वो किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। से फॉर एग्जांपल, सेविंग ऑफ ए सिंगल पर्सन, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए सिंगल पर्सन, डिमांड ऑफ ए सिंगल पर्सन और सप्लाई ऑफ ए सिंगल पर्सन। सेम तरीके से अगर मैं मैक्रो की बात करता हूं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, वी आर डीलिंग विथ कंट्री एज अ होल। सेविंग ऑफ द कंट्री, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री, एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द कंट्री। जहां पे भी वर्ड एग्रीगेट आता है, टोटल आता है, हम लोग किससे डील कर रहे हैं? पूरी कंट्री से डील कर रहे हैं। इंडिविजुअल हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर कंट्री हो तो
मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा मेजर फोकस फैक्टर प्राइसिंग पे है, प्रोडक्ट प्राइसिंग पे है, इन सब चीजों पे। डिमांड, सप्लाई एंड कॉस्ट। डिमांड मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, और साथ में कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है वो। इन शॉर्ट हमारा ज्यादा फोकस कॉस्ट और प्राइस के ऊपर है। और इसीलिए आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से बोला जाता है, विच इज प्राइस थियरी। क्या नाम से बोलते हैं हम लोग उसको? प्राइस थियरी। मेजर फोकस प्राइस पे। और वहीं अगर मैं आपको बोलता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका मेजर फोकस नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, सेविंग्स, इन सब के ऊपर है। तो इसका पूरा जो दूसरा फोकस है ऐसी सब चीजों पे है जो कंट्री लेवल पे। तो इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, विच इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मेजर फोकस इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे है। अगर मैं बोलता हूं प्रोडक्ट का प्राइस, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं बोलता हूं जनरल प्राइस लेवल, पूरी कंट्री में ऑन एन एवरेज क्या प्राइस लेवल चल रहा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, से फॉर एग्जांपल कोई भी फर्म या कोई भी प्रोड्यूसर, मैंने बोला कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बीएमडब्ल्यू की बात करते हैं। बीएमडब्ल्यू एक फर्म है, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो। पर आप इमेजिन करो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, होंडा, ह्यूंडई, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। अगर इन सबका टोटल करते हैं तो क्या बन जाता है? इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनती है कि नहीं? पर जब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं तो भी ध्यान रखना वो भी माइक्रो ही रहेगा, वो कभी मैक्रो होने वाला नहीं। हाँ, इंडस्ट्री मैक्रो के अंदर कब आएगा? जब मैं आपको बोलता हूं कंट्री की सारी इंडस्ट्री काउंट कर, सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो। भले इंडिया लेवल पे क्यों ना हो, इंडस्ट्री तो एक ही है। सारी इंडस्ट्री कंसीडर करोगे तो ही वो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। और मैक्रो को इवन एक और नाम से जाना जाता है, विच इज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। तो बेसिक चीजें याद रखना पहले। ग्रीक वर्ड माइक्रोस, ग्रीक वर्ड मैक्रोस। इट मींस स्मॉल, इट मींस लार्ज, इट मींस वी आर डीलिंग विथ इंडिविजुअल यूनिट, इट मींस वी आर डीलिंग विथ कंट्री एज अ होल। दूसरा नाम प्राइस थियरी, तो इसका दूसरा नाम थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। यहां पे फोकस करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। कुछ बेसिक डिफरेंस देखेंगे माइक्रो मैक्रो का, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। जिसमें सबसे पहले उन्होंने आपको बोला है यूनिट ऑफ स्टडी। वो एक बहुत सिंपल है। यूनिट ऑफ स्टडी माइक्रो में क्या होता है? इंडिविजुअल। जब भी आप लोग इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री या इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हो, ये सब कुछ किसका पार्ट रहेगा? माइक्रो का। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ इंडिविजुअल यूनिट्स। डिसीजन कौन ले रहा है? इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन। और वही अगर मैक्रो की बात करते हैं, वी आर डीलिंग विथ एंटायर इकोनॉमी, वही पूरी कंट्री से डील कर रहे हैं, तो फिर क्या है? मैक्रो। और इसलिए इन्होंने यहां पे बोला है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर एग्जामिनिंग अ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। एक पेड़ को अगर पढ़ रहे हो तो वो क्या है? एक पेड़ को अगर देख रहे हो तो वो माइक्रो है। पूरा जंगल कंसीडर नहीं करना है, फॉरेस्ट कंसीडर ही नहीं करना है। रिवर्स, अगर हम लोग पूरा फॉरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं तो फिर वो क्या है? मैक्रो। मैक्रो में पूरा फॉरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं, एक सिंगल ट्री को कंसीडर करने वाले नहीं, या कुछ ट्रीज को कंसीडर नहीं करते। तो याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस ट्रीज के ऊपर है, फॉरेस्ट पे नहीं। तो मैक्रो में फॉरेस्ट पे फोकस है और ट्री पे नहीं। पूरा बड़ा एरिया कवर होगा तो ही वो मैक्रो है। सेकंड वन, विच इज फोकस ऑफ स्टडी। भाई माइक्रो में फोकस कहां था? प्राइस एंड क्वांटिटी पे था, इंडिविजुअल। जबकि मैक्रो में मैंने आपको बोला ना, फोकस एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम, पूरे कंट्री की इनकम, पूरे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, पूरे कंट्री में कंजम्पशन क्या है, लोग कितना सेव कर रहे हैं, लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जनरल प्राइस लेवल क्या है, पूरे कंट्री की बात हो रही है। अगर बेसिक पैरामीटर्स की बात करते हैं, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक पैरामीटर है तो प्राइस। इसीलिए याद करो, मैंने माइक्रो का दूसरा नाम ही क्या बोला? प्राइस थियरी। तो मैक्रो में बेसिक पैरामीटर क्या है? नेशनल इनकम। इसीलिए मैंने क्या बोला था? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब फोकस इनकम पे भी था। नेक्स्ट,
डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, भाई ध्यान रखना दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। हो सकता है कोई चीज माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शायद सही लगती हो, पर मैक्रो से ना हो। से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर दो, सेविंग्स। आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं अपनी इनकम में से सेव कर रहा हूं पैसे, तो अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है, डेफिनेटली माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। लेकिन इमेजिन करो कंट्री में अगर हर इंसान सेव करने लग जाए तो, बेटा अगर हर इंसान सेव करने लग जाएगा तो कंट्री कैसे चलेगी? कंट्री में डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तब वो साइकिल चलती है। क्योंकि लोग खर्चा करेंगे ना तो एक डिमांड क्रिएट होगी, वरना डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी। हर इंसान सेव करेगा तो कैसे चलेगा? तो जो चीज माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो मैक्रो से सही नहीं थी। तो हम याद रखेंगे दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, माइक्रो और मैक्रो का। इकोनॉमिक इश्यूज को देखने का तरीका अलग है। नेक्स्ट, उसके साथ मेथड ऑफ स्टडी की बात की है, तो मेथड ऑफ स्टडी में एक है पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो दूसरा जो देके रखा है वो दिया है जनरल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस पार्शियल चीजों पे है यार, कुछ चीजों पे है, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, जो इंडिविजुअल लेवल पे थी। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ये जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना वो खाली इंडिविजुअल के लिए अचीव होगा। सिंगल प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिला, सिंगल कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिला, इक्विलिब्रियम तो देख रहे हैं पर इंडिविजुअल लेवल पे। जबकि यहां पे बोला है जनरल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम देख रहे हैं पर इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए देख रहे हैं कि पूरी कंट्री में कब इक्विलिब्रियम आ सकता है, पूरी कंट्री में कब डिमांड सप्लाई इक्वल हो सकता है। तो ये उसकी बात हो रही है। एंड लास्ट वन, नेचर ऑफ एजम्पशंस। जब एजम्पशंस की बात करते हैं मतलब कुछ चीजें अज्यूम करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम आपको ऐसा अज्यूम करना है कि मैक्रो कांस्टेंट है, मैक्रो के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। और मैक्रो को पढ़ते टाइम आपको ऐसा अज्यूम करना है कि माइक्रो के सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मतलब माइक्रो में कोई चेंज आने वाला नहीं है। माइक्रो पढ़ते टाइम मैक्रो कांस्टेंट और मैक्रो को पढ़ते टाइम माइक्रो कांस्टेंट। तो ये बेसिक एजम्पशंस है जो कंसीडर होते हैं। ये डिफरेंस थे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज इंटरडिपेंडेंस। अगर हम लोग इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, ध्यान रखना सिर्फ माइक्रो पढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैक्रो पढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, दोनों आना चाहिए। दोनों इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे मेरे कंट्री की नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? नेशनल इनकम, मतलब कंट्री की इनकम। आप बताओ नेशनल इनकम माइक्रो में आना चाहिए कि मैक्रो में आना चाहिए? कंट्री का है तो मैक्रो में आना चाहिए। चलो इसको फाइंड आउट करना है भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हर इंडिविजुअल की, मतलब एक एक इंसान की इनकम को ऐड करेंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल नंबर 1, 2, 3, सबकी इनकम को ऐड करूंगा। कंट्री में हर इंसान की इनकम को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? नेशनल इनकम, मतलब कंट्री की इनकम। पर बेटा हर इंसान की जो इनकम ऐड कर रहे थे एक एक जन की, ये तो माइक्रो का कॉन्सेप्ट था। मतलब आप लोग माइक्रो की मदद से प्लस करते करते किस पे आ गए? मैक्रो पे आ गए। दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो। चलो सेम तरीके से रिवर्स करते हैं। मुझे ढूंढना है पर कैपिटा इनकम। पता है पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितनी इनकम कमाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम किसका पार्ट है? माइक्रो का पार्ट है। लेकिन इसको ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करते हैं। नेशनल इनकम मैक्रो, कंट्री की पॉपुलेशन भी मैक्रो। अच्छा, ये मैक्रो के कॉन्सेप्ट से मैं कौन सा आंसर लेके आ रहा हूं? पर कैपिटा, मतलब माइक्रो। इसका मतलब माइक्रो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैक्रो के ऊपर। तो याद रखना कहीं ना कहीं ये दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी इंडिपेंडेंट ऑपरेट करे इकोनॉमी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारे चैप्टर का बहुत सिंपल और इजी टॉपिक था, विच इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप ये चैप्टर जो बेसिक अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है वो आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है
या कुछ भी कंफ्यूजन है या आपको नोट्स चाहिए, आप लोग डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको ये नोट्स का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।